नमस्कार। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों पे आप सबसे चर्चा करने, आपको ब्रीफ करने के लिए हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा अन्नपूर्णा देवी जी और स्कूल शिक्षा सचिव अनीता कारवाल जो हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हमारा पैटर्न है, पहले माननीय मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद आप सबके प्रश्न के लिए फ्लोर उपलब्ध होगा। धन्यवाद सर। नमस्कार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज़ की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। 1.25 लाख से ज़्यादा इसमें स्वरोजगार के अवसर होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी और देश में ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी कमी आएगी। इस नीति से रेलवे की ज़मीन पर चाहे सोलर प्लांट्स लगाने हो, उसके लिए भी नॉमिनल लागत पर भूमि को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से रेलवे की भूमि का उपयोग और सरल हो सकता है और सार्वजनिक जो सेवा उपयोगिताएं हैं, जैसे कि बिजली, गैस, पानी या सीवरेज की बात करें या राइट ऑफ वे की भी बात करते हैं, जब ऑप्टिकल फाइबर भी डालनी होती है तो उसके लिए भी दिक्कत आती थी। जल शक्ति मिशन का काम चल रहा है तो पाइप डालनी है तो उसके लिए अनुमति लेने में समय लगता था। इससे जो आम आदमी के जीवन में बदलाव आएगा, यानी कि उसकी जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो जैसे मैंने पहले कहा बिजली, गैस, पानी और सीवरेज निपटारण से लेकर राइट ऑफ वे चाहे ऑप्टिकल फाइबर का हो, उस सब के लिए इससे बल मिलेगा। और प्रतिवर्ष बाजार मूल्य का जो 1.5% ही इसमें मात्र देना होगा। इसके अलावा इसको पीपीपी मोड पर अच्छे स्कूल के भवन बनाने हों तो उसको भी देने का प्रावधान इसमें से किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं करनी हो तो उसके लिए भी प्रावधान होंगे और इसके लिए मात्र ₹1 प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से नॉमिनल वार्षिक फ़ी ली जाएगी। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले मात्र 5 वर्ष के लिए ही भूमि देने की जो अवधि होती थी वो मात्र 5 वर्ष की ही होती थी। अब इसको बढ़ाकर जब 35 वर्ष किया गया है तो उससे ज़्यादा कार्गो टर्मिनल्स बन पाएंगे, ज़्यादा तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित होंगे और 1.25 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें होंगे। दूसरा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया, वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग शिक्षा मंत्रालय से है।
शिक्षा अभियान माननीय प्रधानमंत्री 94,283 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी उसके लिए किया गया। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उस पर आप सबको अवगत करवाएं। धन्यवाद अनुराग जी। मित्रों, आज 7 सितंबर में कैबिनेट एक महत्वपूर्ण विषय को मंजूरी दी है, जिसके बारे में एक प्रारंभिक जानकारी शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया था। पिछले 2 साल से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मोटा मोटा कुछ प्रमुख बिंदु पिछले 2 सालों में लोगों की मन पे उतर रही है। 21वीं सदी की नई पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करेगी, ग्लोबल सिटीजन तैयार करेगी, भारतीय भाषा आधारित, भारतीय पद्धति आधारित शिक्षा व्यवस्था एनईपी की एक प्रमुख अंश है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पाठ्यक्रम से लेकर स्कूल की ढांचा, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी उल्लेख किया, सरकार समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण अभियान, ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा एक भागीदारी की दायित्व की विभाग होने के नाते, कॉन्क्रीट लिस्ट में रहने के नाते अनेक राज्यों ने भी अपना अपना तरीका अपनाया है। लेकिन उसी के अंदर एक नया मॉडल खड़ा करने के लिए आज कैबिनेट ने एक नया प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल, 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल बाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, से 2 स्कूल एक ब्लॉक में, एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके, उनसे अभी तक जो हमने योजना बनाई उनसे निरंतर सभी राज्यों से चर्चा हुई है। चैलेंज मेथड से, प्रतिस्पर्धा के आधार पे कुछ मानक, 60 से ज़्यादा मानक रखा गया है।
स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में बिजली होनी चाहिए, स्कूल में टॉयलेट बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे 60 पॉइंटर्स हमने लिखा है। दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे, पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाका में रहेगा, शहरों में भी रहेगा। उसकी मूल उद्देश्य गुणात्मक वृद्धि, स्कूलों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी से लेके वोकेशनल एजुकेशन से लेके 12वीं पास करते करते बालक या बालिका दुनिया की अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ये स्कूल की उद्देश्य रहेगा। ये स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आईसीटी, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। सरकार ने वर्चुअल लैब की कल्पना की गई है, उसकी 3D लैब इस स्कूल्स में आ जाएगा। ये सारे कल्पना किया गया है। अगले शुरू होगी भाषा आधारित शिक्षा की ये एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी होगा। ये स्कूल के साथ 3 विशेष फीचर मैं आपको कहूं। इस स्कूल में लगभग 20 लाख विद्यार्थी रहेंगे। इन दिनों में विद्या समीक्षा केंद्र, इसकी कल्पना भारत सरकार ने देश के सामने रखा है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग करने के लिए एक पोर्टल रहेगा, जिसमें पर्टिकुलर स्कूल की, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, पर्टिकुलर विषय की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक किया जाएगा। तब उस टीचर को पता चलेगा कि एक स्टूडेंट लैंग्वेज में वीक है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा कर स्कूल में इसी साल से उसको लागू कर दिया जाएगा। मित्र, जैसे मैंने कहा, इसमें लगभग पर स्कूल 5 साल में 2 करोड़ रुपया की एलोकेशन जाएगी। पहली बार एक योजना हम बना रहे हैं कि दिल्ली से पैसा जाएगा तो सीधा स्कूल को जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार की एक प्रमुख संस्कृति है पारदर्शिता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा स्कूल को, एक स्कूल के अकाउंट में होगा। स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल की टीचर बॉडी, ये सारे की जवाबदेही उसके साथ जुड़े रहेगी। उसमें और एक फीचर पहली बार गवर्नेंस में लाया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करना है। इस फंड की 40% फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उस लोकल कमिटी को या प्रिंसिपल के हाथ में अधिकार रहेगा।
यानी दिल्ली तय नहीं करेगा या राज्यों की राजधानी तय नहीं करेंगे या कलेक्टर की ऑफिस तय नहीं करेगा उस स्कूल की आवश्यकता क्या है। उस स्कूल की आवश्यकता को उस स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की टीचर्स, स्कूल की स्टूडेंट्स, स्कूल की पेरेंट, ये लोग मिलकर तय करेंगे। हमारे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन आई है उसकी 40% तक पैसा हम क्राइटेरिया ड्रिवन, कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया रखा जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन किस पाठ्यक्रम में खर्चा करा जाएगा, पेडागोजी में खर्चा करा जाएगा, लोकल टेक्नोलॉजी खर्चे में किया जाएगा, थोड़ा लोकल एक्सपोजर के लिए खर्चा किया जाएगा। ये स्वतंत्रता, फ्लेक्सिबिलिटी पहली बार देश में डीबीटी, लास्ट माइल ट्रैकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये 21वीं सेंचुरी की स्कूल गवर्नेंस की एक बहुत बड़ा कदम है। ये सारे फीचर्स पीएम श्री स्कूल पे आने वाला है। 2022-23 आर्थिक वर्ष में और एकेडमिक वर्ष में जब आज हम उसकी अप्रूवल कैबिनेट ने हमको दिया है, प्रधानमंत्री जी की आदेश आ गया है, तब उसकी पॉलिसी विभाग ने पूरा राज्यों के साथ मिलके, इसके पहले हमने लंबा समय से लगभग 1 साल से इस विषय पे कई राउंड्स के हमारे अधिकारियों का चर्चा राज्यों के साथ हुई है। राज्यों को ऑन बोर्ड लिया गया है। इसकी विंडो अभी खोल दिया जाएगा। स्कूल्स के लिए राज्य एप्लीकेशन डालेंगे, स्कूल भी डाल सकता है, राज्यों की अनुमति से डालेगा उसको। फिर हम लोग इसी साल पहला बैच अब स्कूल्स को हम उनकी व्यवस्था पहुंचा देंगे। इस बार भी बजट में उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी रखा गया है। मैं आज देश की विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार की विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सौगात को समर्पित करता हूं और इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो वादा किया था देश के सामने गुणात्मक शिक्षा के लिए, उसने उस दिशा में उन्होंने एक बड़ी कदम आज उठाई है। Before we start taking question, sir will brief On in the English. new land policy for PM Gati Shakti framework, for implement For implementation of PM Gati Shakti framework, the Government of India has approved Railways revised policy on leasing of railway land for cargo-related activities and public utilities. This new policy will enable integrated development of infrastructure and more cargo terminals. This will increase railway share in the freight transportation and reduce overall logistic cost in the country. It provides for a long-term leasing of the railway land for cargo-related activities for a period of up to 35 years at the rate of 1.5% of the market value of land per annum. The existing entities using railway land for cargo terminals will have the option to switch to the new policy regime after transparent and competitive bidding process. This will benefit to create 300 PM Gati Shakti cargo terminals that could be developed over the next 5 years, and it will also create 1.2 lakh jobs in the next 5 years. The policy also simplifies the railway land usage and right of way for integrated development of public service fiber cable and other small diameter underground utilities. A one-time fee of 1,000 rupees will be charged for crossing railway track. आपने देखा होगा बहुत दिक्कत आती थी रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के, पानी की पाइप हो, छोटे डायमीटर की पाइप हो, ये ऑप्टिकल फाइबर हो, ये
अनुमति नहीं मिलती थी वर्षों तक। अब केवल 1,000 रुपया डालना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको अनुमति मिल जाएगी। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर यूज ऑफ रेलवे लैंड एट नॉमिनल कॉस्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ solar plants on the railway land. The policy also encourages for the development of social infrastructure such as hospitals through PPP and the schools through Kendriya Vidyalaya Sangathan on railway land at a nominal annual fee of ₹1 per square meter per annum. चलिए जी, questions? बोलना? हेलो धर्मेंद्र जी, दिस इज संजीव चोपड़ा फ्रॉम पीटीआई। आपने जो ये नई पॉलिसी स्कूल्स के लिए बताई है, यू टॉक्ड अबाउट मनी गोइंग डायरेक्टली टू अराउंड ओवर 14,000 schools across the country. So can you explain what will be the monitoring process for the expenditure of this? Because schools will be directly responsible for it. Will there be any monitoring process? Oh yes, very good question. As I said, there will be a monitoring mechanism of quality of education, teachers' quality, and also governance. There will be a portal in Gujarat. The first Vidya Samiksha Kendra has already started functioning. In that Vidya Samiksha Kendra, all facility are there. Now that will be extended, that will be replicated in the all India level. It is this Vidya Samiksha Kendra concept is part of national education policy. This will be extended for all the schools, all the 11,30,000 government schools. To begin with, we are implementing this Vidya Samiksha Kendra, the monitoring tool for the PM series schools in the pilot mode. So there will be very objective, very techno-savvy monitoring of the schools. No, certainly Government of India, the Secretary, how do we distribute money? The Secretary of Government of India is in charge of disbursement of government allocation from government side. She or he organize regular meeting with state secretaries of education, the directors of the state education vertical, and it's a regular manual or physical or online mechanism is there. Now it will be same methodology will be there, but it will be on the technology platform and it will be more transparent. Gradually it will open to everybody. Everybody should know, because transparency is a very important feature of 21st century of our government also. When we are talking about digital governance, that means governance in all the area. Hi, sir. Sapna here from CNBC TV 18. A quick question on the amendments to the railway land license policy. By when can we expect railways to actually notify this? Also, their existing When can we expect to? railways to notify the policy. Today is the cabinet call that has been taken. And also, sir, every year the LLF was going up by around 7% odd. So the current rate was 6% to be increased by 7% every year. So, any changes in that? And last but not the least, sir, this is meant for the new players. For the existing players to switch on to this policy, they'll have to participate in the bidding process. So, what kind of a response does the government expect to be generated? Because existing players will then have to give the first right of refusal. See, as I mentioned, the existing players can also participate in the new policy through a transparent bidding process. There is an option for that. But the terms and conditions will be made public soon. As I said earlier, it has to be through the transparent bidding. The new players will have the option to give the 1.5% of the market value, the land value, which is the market price. The existing ones will have option to come in the transparent bidding process. As far as the rules or the policy is concerned, it will be put into place as soon as possible. 6% will be the, sorry?
shift to the new one to avail 1.5? The new one will be 1.5% of the land value at the market price. That is for the new policy. The existing one can avail the benefit of new policy by participating in a transparent bidding process to be part of that. 6%. और ये 90 दिन के अंदर पॉलिसी ले आएंगे जी, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसकी। धर्मेंद्र जी, आपने पीएम श्री के बारे में बताया, स्कूल को लेकर 14,500 स्कूलों का कायाकल्प होगा, 27,000 करोड़ रुपया भी खर्च किए जाएंगे, आधुनिक होगा। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को इसी विषय पर चिट्ठी लिखते हैं कि पूरे देश में स्कूल की हालत बदतर है। देखिए, कुछ लोग बयान को अपना काम मान लिए हैं। उनको मैं एक उपमा देना चाहता हूं। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं। वो बयान बहादुर कुछ लोग होते हैं। जो बयान बहादुर साहब का चिट्ठी आप लोगों के माध्यम से हमने अभी पढ़ा और थोड़ा समझने का कोशिश किया। आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न उठाया। आज तो देश के लिए एक बहुत बड़ा सौगात आया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बुनियादी जानकारी आपके सामने, क्योंकि कुछ दिनों से इसको लेके बहुत बयानबाजी और पोजीशनिंग किया जा रहा है। कितना इन्वॉल्व है, कितना उनकी चिट्ठी में। मैंने एक शब्द अभी देख रहा था अनुराग जी को, मैं हिंदी मेरा अभ्यास कम है, मैं अनुराग जी को समझ रहा। अनुराग जी, ऐसा हिंदी साहित्य में कहा जाता है क्या, सरकारी स्कूल किसी कबाड़ खाना से ज़्यादा खराब है। कबाड़ खाना क्या है, इसे मैं अनुराग जी से समझ रहा था। कबाड़ खाना, अगर परसों प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की 45 शिक्षकों को, देश भर की, आसाम से लेके तमिलनाडु तक, पौंडीचेरी से लेके हिमाचल तक, देश के सभी प्रांतों की 45 शिक्षकों को सम्मानित किया। उन शिक्षकों की सम्मानित करने के अवसर पे विभाग ने एक वीडियो सबके बारे में बनाया था। सरकारी स्कूल थे, एक आधा निजी स्कूल भी थे, ज़्यादातर सरकारी स्कूल थे, 2-4 भारत सरकार के नवोदय और केंद्रीय विद्यालय भी थे, लेकिन ज़्यादातर राज्य सरकारों के स्कूल्स थे। उन स्कूलों के बारे में 45 लोगों के बारे में 8-9 मिनट की एक वीडियो एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। मैं देश की शिक्षकों को आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने अपने बच्चों को जितने जतन से पालते हैं, ऐसे उन्होंने अपने स्कूल्स को भी पाला है। अपने घर को जितना ठीक से नहीं रखते, अपने स्कूल्स को भी ठीक से रखा है। अगर देश की एक राज्य की जिम्मेवार व्यक्ति बयान बहादुर अगर स्कूल्स को कबाड़ खाना कहते हैं, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं चिंता में रहता हूं कि ये किस प्रकार की भाषा यूज किया जाता है शिक्षा जगत में। कुछ तथ्य मैं और रखना चाहूँगा आपके सामने। जो महोदय अपने शिक्षा को लेके इतना बड़बड़ापन करते हैं, मैं उनकी 4 फंडामेंटल्स, उनकी ऐसे दिल्ली में अन्य राज्यों की सरकार की तुलना में खर्चा कम है। कई सारे खर्चा राज्य सरकार को जो करना पड़ता है दिल्ली में, वो भारत सरकार कर लेती है। पुलिस के खर्चा अन्य राज्यों में उन राज्य सरकारों को करना पड़ता है, दिल्ली में उसकी खर्चा भारत सरकार करती है। अनेक सारे रोड्स की खर्चा भारत सरकार यहां कर लेती है। एक राज्य की जिम्मेवारी जो रहता है उसकी दिल्ली जैसे प्रांतों में एक सब्सटेंशियल अमाउंट अन्य एजेंसी खर्चा कर देता है, भारत सरकार खर्चा कर देती है। यानी एक राज्य क्या सरप्लस स्टेट है। उसके बाद जो लोग शिक्षा को अपना एक बड़ा ब्राउनिंग पॉइंट मानते हैं, उनकी मैं बहुत ज़्यादा नहीं 4 पॉइंट उन्हीं की तथ्य के ऊपर रखता हूँ।
जब ये लोग सत्ता में आए तब दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जितना एनरोलमेंट होता था, आज उस एनरोलमेंट की संख्या घटी है। यानी सरकारी स्कूलों में उन्हीं के कार्यकाल में विद्यार्थियों की संख्या घटी है। ये उन्हीं की स्टैटिस्टिक्स, शिक्षा विभाग की स्टैटिस्टिक्स कहता है। नंबर 1, ये जब 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम मैं एक 29 अगस्त का इंडिया टुडे की वेबसाइट पे एक कागज़ आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 500 छोड़िए, सरकार तो शायद 6-7 साल हो ही गया ना, इस 7-8 सालों के अंदर 500 छोड़िए 63 स्कूल खोले हैं। विद्यार्थी घटे हैं, स्कूल नहीं खोले हैं। उनकी शिक्षा विभाग की वेबसाइट से ये पता चलता है दिल्ली में स्कूल्स नहीं बने हैं जितना वादा था। और सबसे और सहमति से, दिल्ली सरकार की सहमति के साथ एक नेशनल असेसमेंट सर्वे किया गया, नैस, जिसमें 2021 की डाटा मैं आपके सामने कह रहा हूं। दिल्ली की लगभग 1602 स्कूल के अंदर ये सर्वे हुई, जिसमें लगभग 10,000 टीचर पार्टिसिपेट किए, लगभग 65,000 स्टूडेंट्स को रैंडम सैंपलिंग के साथ सर्वे किया गया। कई प्रकार के मानक था, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10, ये 4 क्लास की स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया गया। मित्रों, ये चारों वर्टिकल में दिल्ली राष्ट्रीय औसत से, दिल्ली की सरकारी स्कूल्स राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी पीछे हैं। अगर 100 में से राष्ट्रीय स्तर पे सरकारी स्कूलों को 54 पॉइंट्स मिल रहा है, दिल्ली में 42 पॉइंट्स मिला है। क्लास 5 में अगर राष्ट्रीय औसत 48 है, दिल्ली को 37% मिला है। अगर क्लास 8 में राष्ट्रीय औसत 38 है, दिल्ली 37 में है। क्लास 10 में राष्ट्रीय औसत 40 है, तो ये 39 है। ये सारे में ये चंडीगढ़ से भी पीछे हैं क्वालिटी की दृष्टि से। मित्रों, उससे और गंभीर बात मैं आपके सामने इस समय स्टैटिस्टिक्स कह रहा हूं तथ्य के आधार पे। एक स्कूल की गुणवत्ता पता चलता है, उस स्कूल की लीडर कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है। 2020 और 21 के अंदर दिल्ली में स्कूल्स के लिए एक भी शिक्षक, एक भी प्रिंसिपल नया नियुक्ति नहीं हुई है। ये दिल्ली सरकार की स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रख रहा हूं। दिल्ली सरकार की जो यूडाइस पोर्टल में सरकारों को, राज्य सरकारों को 100 मोटो अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। हम नहीं पूछते, वो देते हैं, यानी वो डाटा उनका है। अगर 4 पॉइंट में हम देखें, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, न्यू स्कूल ओपनिंग एंड न्यू प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट, चारों में दिल्ली राष्ट्रीय औसत से पीछे है, चंडीगढ़ जैसे छोटे यूटी से पीछे है। जबकि दिल्ली के पास क्या सरप्लस पर्याप्त है। जो लोग अभी अभी पंजाब में सत्ता में आए और उनके बारे में पंजाब और दिल्ली मिला के मैं तो बहुत आनंदित हुआ जब ऐसे अनुराग जी जब बोलते हैं हमको अच्छा लगता है कि वहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 6 दिनों से तनख्वाह नहीं मिली है। जो लोग अपने सत्ता में
कहीं पैसा होने के बाद प्रिंसिपल नहीं नियुक्ति करते हैं, स्कूल नहीं खोल पाते हैं, किसी राज्य में तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। ये स्कूलों को कबाड़ा खाना कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की बयानवीरों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनको सद्बुद्धि होनी चाहिए। ये शिक्षा जैसे एक, जब देश एक नई मिजाज पे जा चुका है, उस समय में कई सारा विषय आज देश सारे भेदभाव को भूल के एकमत हो रहा है, उसमें से भी उनको एक सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए। मैं माननीय धर्मेंद्र जी की बात में केवल एक बात जोड़ना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति भी हम लाए। समग्र शिक्षा के माध्यम से 2,94,000 करोड़ हम लोग खर्च भी कर रहे हैं सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए, और पोषण अभियान के अंतर्गत भी हज़ारों करोड़ रुपया, कुल मिलाकर लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा दोनों के अंतर्गत खर्चा होता होगा। ये 4 लाख करोड़ रुपया बच्चों की शिक्षा और पोषण के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार खर्च करती है। और पीएम श्री भी अगर 14,597 स्कूलों के एक मॉडल स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट लाए हैं, 20 लाख विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलेगा, और शराब खाने में व्यस्त लोग कबाड़ खाना स्कूल को कहें तो दुर्भाग्य है। देखिए, हम तो बच्चों की एडमिशन की क्राइटेरिया मेरिट बेसिस पे रखेंगे, लोकल आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे। हमने इसीलिए तो सेंट्रल स्कूल वगैरह की सब क्राइटेरिया जो होता था उसको उठा दिए। स्कूल जो चल रहे हैं उन्हीं का क्वालिटेटिव अपग्रेडेशन किया जाएगा। जिस प्रकार से एडमिशन हो रहा था ऐसे ही होगा। Hi sir. Sir, I have a question. I am Tuesh Mishra from Economic Times. Sir, regarding the railway land leasing policy, can you please help us understand the 6% escalation clause that you were talking about? And also the earlier rate was 6% per annum for the market value of the land, but it was only for 5 years. So this transition from the old policy to the new policy, what will be the bidding parameter that you have been talking about? नहीं, उसकी सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। मैंने जैसे कहा, पहले केवल 5 साल के लिए ही रेलवे की ज़मीन मिलती थी आपको, अब उसको 35 वर्ष करने की इसमें अनुमति प्रदान की गई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लैंड मिलेगी। सो यू कैन क्रिएट योर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसके ऊपर अपना आधारभूत ढांचा बना सकते हो। सो बुनियादी ढांचे और कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास के लिए इस नीति को रेलवे नीति में, लैंड नीति में संशोधन किया गया है। कीमत क्या देनी पड़ेगी? लैंड का जो मार्केट वैल्यू है उसका 1.5% आपको देना पड़ेगा, और पर एनम जो उस पर आपको इंक्रीमेंट होगी वो लगभग 6% के लगभग होगी। और ये सब स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही इस पर आए हैं, और ये सारी नीति उसके आधार पर बनाएगी। इससे बड़ी बात एक और है कि जो सबसे बड़ी रुकावट आती थी, जैसा मैंने पहले कहा, राइट ऑफ वे, चाहे ऑप्टिकल फाइबर डालने की बात हो, पानी की पाइप डालने की बात हो, कहीं सीवरेज के लिए व्यवस्था करनी, बिजली की तारें लेके जानी हो, उसकी अनुमति नहीं मिलती थी। मात्र 1,000 रुपया आपको ऑनलाइन जमा कराना है, एप्लीकेशन डालनी है, राइट ऑफ वे भी आपको उससे मिल जाएगा, उसकी परमिशन भी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा सुधार है। मैंने तो अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे लाइन के 2 पाइप 2 छोर पे खड़े थे जोड़ने के लिए। देहरा मेरा एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर, और पठानकोट से रेलवे लाइन जाती है जोगिंदरनगर, उसकी बात है, उसकी अनुमति लेने का मौका नहीं मिलता था कि 2 छोर को जोड़ने के लिए। अब 1,000 रुपया जमा कराना है, उससे वो अनुमति मिल जाएगी। आपके गैस पाइपलाइन, जैसे अब तो गैस पाइपलाइन से आने के लिए देश भर में शुरुआत कर रहे हैं, अब उसके लिए सालों भर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 1,000 रुपया जमा कराओ और उसकी आपको परमिशन मिल जाएगी। इसलिए इसका एक बड़ा बदलाव आम जनमानस की जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए भी किया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि कार्गो टर्मिनल्स बने, बुनियादी ढांचा मजबूत हो, उसके लिए लैंड को 5 साल के बजाय 35 वर्ष के लिए किया गया है, ताकि लोग इन्वेस्टर्स और सीरियस इन्वेस्टर्स इसमें आ सकें। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। और कार्गो रेलवे के पास ज़्यादा है, उसका शेयर ज़्यादा बढ़े। जब टर्मिनल्स बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आती है, और ढुलाई में भी इनका शेयर रेलवे का ज़्यादा बढ़ता है।
धर्मेंद्र नमस्कार, शिशिर हिंदू बिजनेस लाइन से। मेरा सवाल ये है कि जो पीएम श्री योजना है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो इसमें स्टेट्स का शेयर क्या होगा? ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 40% स्टेट का होगा, 60% भारत सरकार की होगी। ये दोनों से चर्चा हो, सारे राज्यों से चर्चा हो गई है। So I'm Shahid Abbas from Informis Media. So as far as the standard of the school goes, will it be at par with the central schools? Number two, as what I understand from your briefing, the major focus that you highlighted was on infrastructure. Will there be any focus on the quality of teaching as well? I think आपको मैं फिर समझाऊं, जो 60 पॉइंट सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चीज़ हो। प्राइमरीली स्कूल फोकस्ड ऑन क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ग्रीन स्कूल, न्यू पेडागोजी, न्यू लर्निंग टीचिंग मटेरियल, ये सारा चीज़ों को 40% फ्लेक्सिबिलिटी टू लोकल लीडरशिप। इसके अर्थ है घर बनाने के लिए नहीं, घर तो है इसीलिए दे रहे हैं कि आपकी मान लो कोई एक लोकल एक कल्चरल ग्रुप से वो सीखना चाहेंगे, वो सीखेंगे। कहीं उनकी स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर देने के लिए वो थोड़ा बाहर जाना चाहेंगे, वो जाएंगे। इस प्रकार की क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए ये कल्पना की गई है। देखो, इसमें सेंट्रल स्कूल भी रहेंगे, इसमें राज्य सरकारों के स्कूल रहेंगे, सेंट्रल स्कूल भी रहेंगे, नवोदय विद्यालय भी रहेंगे। ये तो हमारी कल्पना है, ये 21st सेंचुरी स्कूल्स हो। जो हमारी आज नवोदय विद्यालय अच्छा कर रहे हैं, कई सेंट्रल स्कूल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, राज्य सरकार की कई स्कूल्स अच्छे कर रहे हैं, कई राज्य सरकार अपना भी मॉडल स्कूल बनाए हैं। ये सारे के ऊपर ये स्कूल इमर्ज करे, इसकी ये योजना है। Sir, you are saying that central government will bear the 60% of the cost, and you will send the money directly to the schools. So, as you have said that you have done several round of consultations. So, whether all the states have agreed to it, or was there any objection on this? नहीं, लगभग देखिए, इन दिनों में nowadays गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन ए न्यू डिसबर्समेंट mechanism. There is a special nodal account, SNA, for the specific schemes and specific departments. We are going one step ahead of that. Almost all the states are on board now. They are agreeing to this new method of disbursement of resource, because the resource is meant for a beneficiary. Here beneficiary means student. Here beneficiary means school. Here beneficiary means the local parents, local community. So gradually, Government of India is committed to give the disbursement in a transparent manner, and state government are very eagerly and happily coming on board. And what is my experience in last 1 year on SNA, they all are cooperating and coping up. मैं भी सोचूं प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होगी कैसे कैबिनेट ब्रीफ। जी प्रधान जी, हमारा सवाल आपसे है कि आपने जो पीएम श्री योजना लाए हैं, तो पूरे देश के अंदर जो पुराने स्कूल हैं उनको मॉडर्नाइज तरीके से दोबारा वहाँ बनाया जाएगा, और उसके लिए भारत सरकार फंड देगी क्या? ये राज्य सरकारों के ऊपर है। जो क्राइटेरिया भारत सरकार बनाई है राज्यों को परामर्श करके, उसमें जो स्कूल आएंगे उन्हीं को एलोकेशन दिया जाएगा। एक पॉइंट ड्रिवेन, क्राइटेरिया ड्रिवेन सिलेक्शन मेथोडोलॉजी रहेगा, उसमें से जो ऊपर आएगा उसी को ये एलोकेशन जाएगा। और उसमें हमने कहा कि एक ब्लॉक में 2 स्कूल एवरेज होंगे, ये कल्पना है। धन्यवाद।